Yesterday we started with the revision part, so continue in the same sequence. कल क्लास ओवर होने की वजह से जो हमारा सेक्शन 21 थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था, उसको पहले जल्दी से कंप्लीट करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और सेक्शन 21 प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको आप जरूर से ध्यान से पढ़ें। इसमें जो हमें सिचुएशंस दे रखी हैं, या जो फिर कह सकते हैं कि हम कैटेगरीज दे रखी हैं, वो यहाँ पे हैं, जिसमें इस टोटल 12 कैटेगरीज दी हैं। फर्स्ट इसमें से रिपील हो चुकी है। सेकंड कैटेगरी कहती है, इन कैटेगरीज को आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए यूजफुल रहेंगी। सेकंड कैटेगरी बताती है कि किस किस को हम पब्लिक सर्वेंट कंसिडर करेंगे। सो कमीशन ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, वो आपके पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे। जजेस, उनको भी हम पब्लिक सर्वेंट में काउंट करेंगे। इसके बाद में अगर कोई ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, उसे भी हम पब्लिक सर्वेंट में काउंट करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 डिफाइन करता है अबाउट द कोर्ट ऑफ जस्टिस, फाइन। और सेक्शन 19 में हमने पढ़ा था जजेस की डेफिनेशन को। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ कैटेगरी बताते हैं, अगर कोई ज्यूरीमैन है, असेसर है, और द मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और द पब्लिक सर्वेंट, कोई भी ऐसा ज्यूरी मेंबर, कोई भी ऐसा असेसर, या फिर कोई भी ऐसा पंचायत का मेंबर जो कि या तो कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट कर रहा है या फिर पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट कर रहा है, तो उसे भी हम किस में काउंट करेंगे? उसे भी हम काउंट करेंगे पब्लिक सर्वेंट में। यानी पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करने वाला भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। जब हमने ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस को इंक्लूड किया था, तब एक बात इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स को आप किसी भी कंडीशन में पब्लिक सर्वेंट में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी एडवोकेट को जज ने एज अ कमिश्नर अपॉइंट किया है, तो फिर वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट हो जाता है। सिक्स यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, आर्बिट्रेटर रेफर्ड बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस। दो बार बार जो कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, तो आपके माइंड में ध्यान स्ट्राइक हो जानी चाहिए, कोर्ट ऑफ जस्टिस को हमने सेक्शन 20 में डिफाइन कर रखा है। उसके बाद में आता है पर्सन एम्पावर्ड टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। कोई भी एजेंसी, कोई भी अदर पर्सन जो कि किसी को कन्फाइनमेंट में रखने के लिए ऑथराइज्ड है, उसे भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट किया जाएगा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अगर है, उसे भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट किया जाएगा। लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कांस्टेबल को पब्लिक सर्वेंट में काउंट नहीं किया है। कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट में कवर नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखने की है। इसके बाद में अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, लाइक ये जो आपका जीएसटी वगैरह वाला डिपार्टमेंट होता है, तो उन्हें भी हम काउंट कवर करते हैं पब्लिक सर्वेंट में। अगर कोई ट्रस्ट ऑफिसर्स हैं, पटवारी है, विलेज पंचायत प्रमुख है, तो ये सारे भी किस में कवर होंगे? आपके पब्लिक सर्वेंट में। इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स जो हैं, वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे। और अदर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट हैं, अगर कोई गवर्नमेंट या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन में के एम्प्लॉइज हैं, या फिर गवर्नमेंट और पब्लिक कॉर्पोरेशन के सर्वेंट्स हैं, उन्हें भी हम कवर करेंगे किसमें? पब्लिक सर्वेंट्स में। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन का मीनिंग आपको समझना जरूरी है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही नहीं आते, बल्कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर अगर कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, वो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन में आ जाते हैं, तो उन्हें भी इसमें कवर किया गया है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अदरवाइज मैं ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ जो इन ऊपर वाली कैटेगरीज में कवर नहीं होते उनको बताया है। एक केस था नरेश कुमार मदान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का, जिसमें ये कहा गया था, अगर कोई एग्जाम हो रहा है, अगर कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और उस एग्जाम में जिसे एज एन एग्जामिनर अपॉइंट किया है, या फिर एज एन ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है, एज एन इन्विजिलेटर अपॉइंट किया है, वो भी पब्लिक सर्वेंट में कवर किया जाएगा। ठीक है, जबकि वो परमानेंट जॉब में नहीं है। ऊपर तो हमने जो भी पढ़े वो परमानेंट जॉब में थे, लेकिन एग्जामिनर ऑब्जर्वर वो तो 3 आवर्स की ड्यूटी के लिए अपॉइंट किया है, लेकिन फिर भी उसे पब्लिक सर्वेंट में कवर किया जाएगा। एक बहुत ही फेमस केस रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट सीबीआई। यहाँ पे ये कंसिडर हुआ था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी को भी कंसिडर किया जाएगा एज अ पब्लिक सर्वेंट। एक केस था धनपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का, जिसमें हेल्ड हुआ था, दैट इज एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को भी पब्लिक सर्वेंट कवर किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। एक केस हुआ था एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1979 का एक केस है, जिसमें चीफ मिनिस्टर को भी पब्लिक सर्वेंट कंसिडर किया गया है। और एक फेमस केस था के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी पब्लिक सर्वेंट में कवर किया है। तो ये सारे पॉइंट्स तो आपको ध्यान रखने ही है, इंपॉर्टेंटली आपके माइंड में क्लियर रहने ही चाहिए।
ये स्लाइड मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप में, तो कम से कम मान के इसको आप 2 से 3 बार जरूर से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे के सेक्शंस की तरफ। Section 22, movable property. The words movable property are intended to include corporal property. Corporal का मीनिंग होता है which can be seen, जो जो एग्जिस्ट करती है उसे कॉर्पोरल कहते हैं, ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू लैंड। यानी हर वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जो या तो लैंड नहीं है या फिर लैंड से अटैच नहीं है, और अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फेस्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। कोई भी ऐसी चीज जो या तो लैंड है या फिर अटैच्ड टू द अर्थ है, परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ है, उसे हम कवर नहीं करते हैं मूवेबल में। बाकी सारी प्रॉपर्टी जो कॉर्पोरल नेचर की हैं, जो कि एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें हम मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर करते हैं। और इससे रिलेटेड भी कुछ केस लॉज हैं, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो बेटर रहेगा, अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। सो ये आप ध्यान रखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी जो लैंड से अटैच्ड हैं उन्हें हम इमूवेबल कंसिडर करेंगे, बाकी जो लैंड से अटैच नहीं है उसे मूवेबल में रहेंगे। सेक्शन 22। सेक्शन 23 को देखें हम, wrongful gain. Wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए लीगली एंटाइटल्ड नहीं है और वो उसे रॉन्गफुल और वो उसे अगर अनलॉफुली गेन कर लेता है, दैट विल बी कंसिडर टू बी अ रॉन्गफुल गेन। और इसी का अपोजिट आ जाता है आपका रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस इज अ लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स of the property to which the person losing it is legally entitled. For example, if any property to which I am legally entitled and by some wrongful means you just snatch that property from me, then you will be called as in the condition of wrongful gain and I will be in the condition of wrongful loss. So unlawful means यहाँ पे important है, जो भी किया जाए वो unlawful means से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेक्शंस कंटिन्यूटी में हैं, उनको हमें सबको कंसिडर करना है, ध्यान देना है। इसके नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 24 which defines about dishonestly fraudulently। इन वर्ड्स का यूज बहुत बार किया जाता है, आगे भी आप देखेंगे कि बहुत बार इन वर्ड्स का यूज किया जाता है कई सारे सेक्शंस में, तो इनको आपको ध्यान रखना है। और फ्रॉड्यूलेंटली के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलिए पहले पूछ लेते हैं, अगर आप में से किसी को याद है तो, आप में से अगर किसी ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ्रॉड की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां दे रखी है? द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड और द वर्ड फ्रॉड हैव बीन डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर विच सेक्शन? अगर याद है तो, नहीं याद है तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द फ्रॉड हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसी से हमारा यहाँ पे आ रहा है अ फ्रॉड्यूलेंटली अ पर्सन इज सेड to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। तो defraud करने के intention से अगर कोई act किया जाता है, that will be called as to be fraudulently। and fraud की definition कहाँ मिलेगी हमें? section 17 of the Indian Contract Act। fine। dishonestly की अगर बात करें, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain। रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन अभी थोड़ी सी देर पहले हमने पढ़ी थी, ठीक है। सो रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, वो डेफिनेशन हमने अभी अभी पढ़ी सेक्शन 23 में। whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। जरूरी नहीं है दोनों काम किए जा रहे हो सकता है किसी एक पर्सन को सिर्फ उसने रॉन्गफुल गेन किया है, दूसरे पर्सन को सिर्फ रॉन्गफुल लॉस किया है। so to another person is said to do the थिंग्स डिसऑनेस्टली। तो कोई भी पर्सन अगर किसी अदर पर्सन को रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस करने के लिए कोई एक्ट कर रहा है, वो एक्ट डिसऑनेस्टी कवर करे होगा। कोई भी ऐसा पर्सन जो कोई काम करता है, कोई एक्ट परफॉर्म करता है विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड समवन, तो वो जो पर्सन है वो उसका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन फ्रॉड्यूलेंटली कंसिडर किया जाएगा। मूविंग फर्दर,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये टर्म सभी सेक्शंस में देखने के लिए मिलेगा, रीजन टू बिलीव। Reason to believe, a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। यानी कि अगर कोई sufficient cause है बिलीव करने का तो कहा जाएगा reason to believe। सेक्शन 26 सीआरपीसी में तो ये समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% सेक्शंस में ये वर्ड रीजन टू बिलीव यूज हुआ है। इसके आगे आते हैं सेक्शन 28 की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन 28 बताता है काउंटरफीट के बारे में। A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another। एक चीज को दूसरे के जैसा दिखने जैसा बनाया जाए। Another thing intending by means of that resemblance to practice deception। और उस resemblance के बेसिस पे किसी को धोखा देने की कोशिश की जा रही हो। और knowing it too likely that deception will thereby be practiced। या फिर धोखा दिए जाने की कोशिश नहीं की गई है लेकिन जानते हैं कि हमने जो ये किया है इससे किसी को धोखा दिया जा सकता है। ठीक है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी द काउंटरफीट। एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू दिस सेक्शन 28। इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम चीज बनाई जाए ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर उसके जैसा बनाया गया है और जिससे नॉर्मल सिनेरियो में एक पर्सन धोखा खा सकता है, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी द काउंटरफीट। Explanation number 2, when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived। तो वही बात आ रही है कि सेम टू सेम हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन अगर वो डिसीव हो सकता है, धोखा खा सकता है, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew to it likely to be deception would thereby be practiced। कोई भी ऐसी चीज मैंने जो बनाई है जिसकी वजह से कोई दूसरा पर्सन धोखे में आ सकता है, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं लेकिन ऐसी चीज मेरे पास है जिससे की वजह से कोई पर्सन धोखे में आ सकता है। सपोज मेरे पास में जाली नोट है, मेरे पास में जाली करेंसी नोट है और वो अगर मैं किसी को दूंगा तो डेफिनेटली वो पर्सन धोखे में उस पैसे को ले लेगा। तो मैं इस बेसिस पे नहीं बच सकता, मैं बोलूं मैंने किसी को दिया थोड़ी, अभी मैंने किसी को इसको दिया नहीं है तो फिर कवर नहीं होगा। लेकिन नहीं, अगर मेरे पास में है और मैं किसी को उससे धोखा दे सकता हूं तो भी वो कवर हो जाएगा काउंटरफीट में। हाँ, अगर मैं ऐसा कोई रीजनेबल कॉज दे देता हूं कि ये मेरे पास में क्यों है तो फिर बात अलग है, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड in the category of section 28 of counterfeit। Moving further, section 29 बता रहा है डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी डिफाइन किया गया डॉक्यूमेंट को। अगर आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड सब यही की यही डेफिनेशन दे रखी है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहलाता है और यहाँ पे ये सेक्शन 29 जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे रहा है वो भी सेम टू सेम। आप इंडियन एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन को बेरेक्ट से आज जरूर से पढ़िएगा आफ्टर दिस क्लास, जिससे आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि सेम टू सेम डेफिनेशन। द वर्ड डॉक्यूमेंट होता क्या है? डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, कुछ भी एक्सप्रेस किया गया, और डिस्क्राइब्ड या फिर डिस्क्राइब किया गया किस चीज पर? अपॉन एनी सब्सटेंस। एनी सब्सटेंस का मतलब होता है वो कागज हो सकता है, वो पत्थर हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, दीवार हो सकती है, जमीन हो सकती है, कांच हो सकता है। एनी सब्सटेंस हो रहा है, कोई मेटल प्लेट हो सकती है, या कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा सब्सटेंस, कैसे भी सब्सटेंस हो सकता है। घर के बाहर नेम प्लेट लगा रखी है वो भी डॉक्यूमेंट में कवर हो सकता है। समझ रहे हैं बात को आप? सो द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, कुछ भी एक्सप्रेस किया गया या फिर डिस्क्राइब किया गया किस चीज पर? अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे। बाय मीन्स ऑफ, अब किस तरह से? बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। तो या तो शब्दों को लिख के या फिर कोई आकृति बना के या और कोई मार्क्स वगैरह बना के। यानी कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप रेस्टोरेंट में या किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, वहां पे कई बार टॉयलेट्स के बाहर में लिखा नहीं रहता है जेंट्स एंड लेडीज, उसके बजाय एक ऐसा साइन बना हुआ रहता है जिसको देख के हमें पता चल जाता है दैट इट इज अ जेंट्स टॉयलेट और अ लेडीज टॉयलेट लाइक दिस। अगर ऐसा बना हुआ है तो आप समझ लेंगे दैट इट इज अ
जेंट्स टॉयलेट, तो ये क्या है, क्या ये लेटर्स है? नहीं, ये आएगा आपका फिगर्स में, है ना। और अगर इस तरह का कोई साइन बना हुआ है तो आप इसको कंसिडर कर लेंगे किसमें, दैट इट इज अ साइन फॉर द फीमेल। तो ये आ जाता है आपका कि जरूरी नहीं कि लेटर्स से ही रिप्रेजेंट किया जाए, जो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया जा रहा है, जो एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो एक्सप्रेशन लेटर्स के थ्रू भी हो सकता है और फिगर्स एंड मार्क्स के थ्रू भी हो सकता है। आप हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे रोड साइंस लगे हुए हैं, लेफ्ट टर्न का, राइट टर्न का, स्पीड ब्रेकर का, वेरियस डू नॉट ब्लो हॉर्न का, वेरियस फिगर्स वहां पे बना रखे हैं, साइन बोर्ड लगा रखे हैं, वो क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट में कवर हो सकते हैं। तो पहली बात तो एनी सब्सटेंस हो सकता है, दूसरी बात ये ध्यान रखने की वो लेटर्स भी हो सकते हैं, फिगर्स भी हो सकते हैं, मार्क्स भी हो सकते हैं, और मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, ठीक है। इसके अलावा आगे आता है इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसमें आ जाती है, उस डॉक्यूमेंट को कब डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा या उस सब्सटेंस को कब डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा, उन लेटेस्ट फिगर्स और मार्क्स को कब डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा, अगर उन्हें एज एन एविडेंस यूज किया जाता है या फिर एज एन एविडेंस यूज किया जा सकेगा, तब उन्हें हम डॉक्यूमेंट कंसिडर करेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। इट इज इमटेरियल, कोई मायने नहीं रखता, बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड। यानी ये बात कोई मायने नहीं रखती कि किस सब्सटेंस पे, किस तत्व पे उस चीज को बनाया गया है या किस तरह से बनाया गया है। आपने एक पत्थर पे छेनी हथौड़ी लेके अगर कुछ एनग्रेव किया है तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट में कवर हो जाएगा, अगर उसको एज एन एविडेंस यूज किया जाना है बाद में। और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, और वो एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस यूज किया जाए या कहीं और, बट वो चीज इतने मायने नहीं रखेगी। कुछ यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, उनको मैं जल्दी से रीड कर देता हूँ, ऐसा कोई ज्यादा ध्यान कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं है, बहुत सिंपल से हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट में कवर आप कर सकते हैं, अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का कोई डॉक्यूमेंट है तो वो उसको डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा, विच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसा राइटिंग, कोई भी आपके पास कागज है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस, एग्रीमेंट वगैरह लिखा हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, कोई चेक दिया है बैंक की तरफ से, वो भी डॉक्यूमेंट है। अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट, आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है या फिर आपको किसी ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, आपको अपॉइंट कर दिया है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट है। अ मैप और अ प्लान, आपके घर का नक्शा है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। इट्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। अ राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इज अ डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा लिखित आपके पास लेख जो कि निर्देश दे रहा है, जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वो भी किस में आ जाता है, डॉक्यूमेंट में आ जाता है। एक और एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वॉट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय mercantile or other usage shall be deemed to expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। तो कोई ऐसी चीज जो कि एक्चुअली एक्सप्रेस करने के लिए बस सोचा गया है लेकिन किया नहीं गया है, तो भी उसको अगर कहीं पे यूज किया जा सकता है एज एन एविडेंस, तो उसे हम डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन इसका दे रखा है, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और उसे एंडोर्स करने के पर्पज से हम उसके पीछे नेम लिख सकते हैं। ए राइट्स अ नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर, यानी कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो मैं जिस किसी को भी उस पे उसका जिसका नाम उस पर लिख दूंगा, ये एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, चेक बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैं जिसका भी नाम इस पे लिखूंगा उस पर्सन को ये पेमेंट हो जाएगा। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर, कि उसके ऑर्डर पे ये पेमेंट हो जाए। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी और को दे देना, पीछे लिखा गया है, बैक साइड पे लिखना, वो भी एंडोर्समेंट आ रहा है। और किसी को जब दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया, उधार पे माल खरीदा, मैंने एक मिस्टर एक्स से उधार पे माल खरीदा 5,000 रुपए का, और वो माल मैंने मिस्टर वाई को एज इट इज 5,000 में बेच दिया। मिस्टर वाई ने मुझे चेक दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मिस्टर एक्स को मैं चाहूँ तो कैश में पेमेंट कर सकता हूँ, और मेरे पास एक और ऑप्शन है,
मैं चाहूँ तो मिस्टर एक्स को बोलूंगा कि भाई एक काम करो, ये जो चेक मुझे मिला है ना, ये चेक मुझे जो मिला है, इस चेक को आप ले लो, और ये 5,000 रुपये का चेक है, 5,000 रुपये आप मुझसे मांगते थे, 5,000 का चेक लो, ये मेरे नाम पे है, मैं इसके पीछे एंडोर्स करके दे रहा हूँ कि ये बियरर को पेमेंट हो जाए, आप लेके जाओगे, आपको पेमेंट हो जाए। समझ में आया एंडोर्समेंट का मीनिंग आपको? कि जब कोई चीज मेरे पास में है मेरे नाम पे और उसको मैं एंडोर्स कर दूं कि मेरे ऑर्डर पे किसी और को दे दिया जाए, तो वो एंडोर्समेंट होता है। द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय द मर्केंटाइल यूजेज, मेनली ये जो वर्ड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज आते हैं, इज दैट द बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर। होल्डर का मतलब होता है बियरर, यानी कि ये इस चेक का पेमेंट या इस बिल का पेमेंट किसे किया जाएगा? जो बियरर और होल्डर ऑफ द बिल होगा उसको पेमेंट किया जाएगा। द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट, वो जो एंडोर्समेंट किया गया, वो जो मैंने मिस्टर जिससे मैंने गुड्स खरीदा था उसको दे दिया, वो चेक, मुझे जो चेक मिला था वो मैंने दे दिया, वो भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। एंड मस्ट बी कंस्ट्रूड इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड्स पे टू द होल्डर, पे टू द होल्डर ये लिखा नहीं है मैंने उसमें, मैंने तो सिर्फ उस पर नाम लिख दिया कि इसको दे देना, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि उस पर लिखा हुआ है पे टू द होल्डर, और द वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर। ठीक है, चलिए एक और मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज है तो। क्या आप लोगों में से कोई भी, सिर्फ यस नो में आंसर देना, क्रॉस चेक का मीनिंग जानता है कोई भी? यस और नो में सिर्फ आपको आंसर देना है, क्या आप में से कोई क्रॉस चेक का मीनिंग जानता है? अगर मैंने एक चेक इशू किया है किसी के नाम पे और मैं कहता हूं कि भाई मैंने एक क्रॉस चेक इशू किया है, जी नेहा ने कहा, सलोनी ने कहा, जी जानते हैं। तो क्रॉस चेक का मतलब होता है अकाउंट पे ही चेक, जो कि अमाउंट जो पेमेंट होगा ना, देखिए दो तरह के चेक होते हैं, एक होता है क्रॉस चेक और एक होता है बियरर चेक। बियरर चेक का मतलब तो है जिसके हाथ में वो चेक है उसको कैश मिल जाएगा। मैं अगर बैंक में लेके जा रहा था और रास्ते में मेरे से गिर गया चेक, और वो चेक रास्ते में आपको पड़ा वो मिल गया, आप बैंक में लेके जाओगे, पैसा आपको मिल जाएगा, बिकॉज वो बियरर चेक है। whosoever is the bearer of that check is entitled to claim that money। लेकिन जो क्रॉस चेक होता है ना, क्रॉस चेक का पैसा सिर्फ उसी को मिलता है जिसका नेम उस चेक पे लिखा हुआ है। अगर मेरा वो चेक मार्केट में गिर गया और आपको वो मिला चेक, आप ले जाके बैंक में दोगे, तो पैसा किसके अकाउंट में आएगा? आपके या मेरे? वो मेरे ही अकाउंट में आएगा, क्योंकि उस चेक पे नाम मेरा लिखा हुआ है, और अगर वो क्रॉस चेक है तो। लेकिन क्रॉस चेक को क्रॉस चेक बनाने के लिए, जैसे ये जो चेक के जैसे मैंने कुछ बनाया आपको, समझ लीजिए कि ये जो मैंने बनाया है डॉक्यूमेंट, ये चेक है, और उस चेक में मैं लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे अगर ऐसे दो लाइनें बना दूं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे ऐसे दो लाइनें बना के, और उसके बीच में मैं अगर अकाउंट पे ही लिख दूं, तो भी उसको क्रॉस चेक मानते हैं। और मैंने सिर्फ ये दो लाइनें बना दी तो भी उसे क्रॉस चेक मानते हैं। अब आप देखिए, ये जो मैंने दो लाइनें बनाई, क्या ये कहीं कोई डॉक्यूमेंट था? क्या ये कहीं मैंने कुछ लिखा इसके अंदर? फिर भी इसको एज ए डॉक्यूमेंट कंसिडर कर लिया जाए। तो ये चीजें बताई जा रही है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्रॉस चेक वो होता है जिसमें जो अमाउंट है वो डायरेक्टली अकाउंट में पेमेंट होता है, इन हैंड कैश पेमेंट नहीं होता, और जिस पर्सन का नाम लिखा है उसी को पेमेंट होता है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सारी टर्म्स डील होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन 29 अभी हमने पढ़ा, और आज का लास्ट सेक्शन हम लेंगे, 5:30 हो चुके हैं, लास्ट सेक्शन हम लेंगे सेक्शन 30। चलिए दो और ले रहे हैं, सेक्शन 30 और सेक्शन 31 में अभी ले रहा हूँ। उसके बाद कल मैं लूंगा सेक्शन 34। आप सब जानते हैं सेक्शन 34 कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो उसमें कल की हमारी पूरी क्लास कवर हो जाएगी, तो इसलिए सेक्शन 30 और 31 को अभी मैं ले लेता हूँ, बाकी 34 को हम कल लेंगे। ठीक है, सेक्शन 30 बताता है अबाउट द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। किस तरह की सिक्योरिटी को आप वैल्यूएबल मानेंगे? द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है वो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया सेक्शन 29 में। So word valuable security denotes a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से कोई लीगल राइट क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में कोई वसीयत है और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी इस वसीयत के हिसाब से मेरी हो जाएगी, तो क्या मेरा लीगल राइट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? और वो जो वसीयत थी वो डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? वो डॉक्यूमेंट भी है, और उस डॉक्यूमेंट की वजह से मेरा लीगल राइट भी क्रिएट हुआ, वो क्या हो जाएगा? वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और बात आ रही है आगे, सिर्फ लीगल राइट ही क्रिएट नहीं हो रहा है, लीगल राइट हो सकता है पहले से है, वो एक्सटेंड हो रहा है। पहले मेरे पास में जो प्रॉपर्टी थी उसमें नई वसीयत से हुआ कि भी आगे का खेत भी आपका हो जाएगा, लीगल राइट एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, या फिर लीगल राइट मेरा 10 साल तक का था, आगे 25 साल का हो गया,
या फिर लीगल राइट ट्रांसफर हो रहा है, किसी और से राइट मेरे पास ट्रांसफर होके आ रहा है। ये तो चलो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें थी, मुझे लीगल राइट क्रिएट हो रहा था, मेरा मेरा एक्सटेंड हो रहा था लीगल राइट, ट्रांसफर होके आ रहा था मेरे पास में, ये तो सब अच्छी अच्छी बातें थी। थोड़ा सा नेगेटिव भी ले लें, अगर कोई लीगल राइट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू मेरा लीगल राइट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि जैसे ही आप 18 साल के हो गए ये प्रॉपर्टी आपके पास से चली जाएगी, ये भी डॉक्यूमेंट ये भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई बात से मेरा लीगल राइट क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, या फिर लीगल राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको बस याद रखने हैं इंपॉर्टेंटली। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन के पर्पज से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो या तो लीगल राइट क्रिएट करता है, एक्सटेंड करता है, ट्रांसफर करता है, या फिर रेस्ट्रिक्ट और एक्सटिंग्विश करता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इनको एक दो बार और रीड कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल से। तो ऐसे को हम क्या कंसिडर करेंगे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, उस इलस्ट्रेशन को मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर से आपके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। तो ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक साइड पर अपना नाम लिखा। इसका मतलब ये होता है, बैक साइड पे लिखने का मतलब एंडोर्समेंट ही होता है। और एंडोर्समेंट का मीनिंग अभी भी मैंने आपको बताया था। मुझे एक चेक मिला और उस चेक, वो मेरे नाम पे चेक था, मैंने उस चेक के पीछे दूसरे का नाम लिख के उसको दे दिया कि भाई ठीक है पैसा तुम निकाल लो, तो ये एंडोर्समेंट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है स्कॉलर्स, मैं अभी उनका नाम बताऊं। मुझे अभिषेक ने एक चेक दिया कि सर ये लीजिए 5000 रुपीज का पेमेंट। मैंने उस चेक के पीछे लिखा आयुषी वर्मा, पे टू आयुषी वर्मा, और वो चेक मैंने आयुषी को दे दिया। अब ये पेमेंट किसको मिलेगा, ये पेमेंट आयुषी को मिलेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस था, द चेक which have been received by me have been given to Ayushi. This complete process is known as endorsement. जब एक किसी पर्सन का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दूसरे को दिया जाता है पीछे कुछ लिखकर, उसको एंडोर्समेंट कहते हैं। A writes his name on the back of the bill of exchange as the effect of his this endorsement is to be transferred the rights to the bill. तो समझ में आया आपको, राइट किसका था पैसा रिसीव करने का, मेरा राइट था। और मैंने क्या किया, मैंने वो राइट आयुषी को ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या हो गया, राइट ट्रांसफर हुआ, लीगल राइट ट्रांसफर हुआ। और जैसे वो लीगल राइट ट्रांसफर हुआ तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो क्या बन गया, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी हर वो डॉक्यूमेंट जो कि कहीं ना कहीं किसी राइट को क्रिएट करता है, ट्रांसफर करता है, एक्सटिंग्विश करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, एक्सटेंड करता है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आ जाएंगे। और लास्टली विल, सेक्शन 31 बताता है रिगार्डिंग द विल, द वर्ड्स अ विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है उसे हम कहेंगे अ विल। ठीक है, तो ये वन वर्ड आंसर जो होते हैं ना, ये अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो भी सेक्शंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कल की क्लास में हम सही 5 बजे मिलेंगे जिसमें हम सेक्शन 34 को डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी सेक्शन 34 के साथ में मैं आपको कुछ अदर प्रोविजंस को भी उनको डिस्टिंग्विश और कोरिलेट करके एक्सप्लेन कर सकूं। आज की क्लास से रिलेटेड किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।